discussed yesterday about the going concern doubt. Yes. Okay, so we have to start from this topic. An audit of internal control over financial reporting. It is integrated with the financial statement audit. So if you are an auditor and you are appointed to give the opinion on also internal control along with your financial statement. So since you know, in case of non-issuer, it is uh, an optional to have integrated audit or to have only financial statement audit. But in case of issuer, it is mandatory that you need to give your opinion on ICFR also, means internal controls over financial reporting. Okay. नहीं नहीं वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो देखो, जब आपकी नॉन इश्योर्स के केस में, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इन केस ऑफ नॉन इश्यूअर्स आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है वो तो हर एंटिटी के लिए मैंडेटरी होती है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिट वो ऑप्शनल होती है इन केस ऑफ नॉन इश्यूअर. ठीक है, वो चाहे तो वो इलेक्ट कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ऑडिट करवा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन टू डू ICFR रिपोर्टिंग. तो इंटीग्रेटेड ऑडिट मतलब इंटरनल कंट्रोल की ऑडिट, राइट? कंट्रोल की और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. ठीक है, ठीक उसे है. इंटीग्रेटेड ऑडिट बोलते हैं. और बट इन केस ऑफ इशूअर इट इज मैंडेटरी टू हैव ICFR रिपोर्टिंग आल्सो. ICFR. हाँ. ओके, सो एज एन ऑडिटर अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स पर ऑडिट कर रहे हो तो यू नीड टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंट्रोल एग्जिस्ट टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. So control over significant unusual transaction, particularly those result in late or unusual journal entries. So you have to check about the controls कैसे हैं आपकी कंपनी में, कि अगर आपको कोई transactions दिख रही हैं unusual तो you will check controls कि क्या controls लगाए गए हैं ऐसी transactions जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है, बिकॉज कंट्रोल्स अगर प्रेजेंट है तो क्या वो ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली, और देयर इज समथिंग एल्स. कंट्रोल ओवर जनरल एंट्रीज, आपकी जनरल एंट्रीज पे कंट्रोल्स कैसे हैं, आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल्स कैसे हैं, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स पे क्या कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल डेट मिटिगेट incentive pressure and management to falsify inappropriately manage financial result. Okay, so you are required to test the control when you are reporting on your ICFR. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, आपकी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगी उसमें, जनरल एंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, आपकी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गई, आपकी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गए, और आपके ये हो गए फ्रॉड फैक्टर्स हो गए. सो इन सब पे कैसे कंट्रोल्स बनाए गए हैं. सो इट इज एन ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू लुक फॉर दीज कंट्रोल्स. Risk factor affect whether there is a reasonable possibility that a deficiency or a combination of deficiency in ICFR will result in a misstatement of an account balance or disclosure. So as we discussed yesterday कि जब भी आपकी deficiencies होती हैं तो deficiencies अगर तो control deficiencies हैं तो that is okay, मतलब जो affect नहीं कर रही, लेकिन अगर वो control deficiencies आपकी इतनी मटेरियल लाइक दे कंबाइन होकर आपकी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज कर रही हैं, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट विल बिकम मटेरियल वीकनेस इन योर कंट्रोल्स. वापस एक्सप्लेन करना ना. अगर आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं, कंट्रोल डेफिशिएंसीज आपकी क्या होती है कि डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में डेफिशिएंसीज हैं, और दे डू नॉट नीड टू कंसीडर कि अगर वो आपकी फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर वही कंट्रोल डेफिशिएंसीज आपकी कुछ एग्रीगेट होकर आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर सकती है फाइनेंशियल्स में, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो यू हैव टू लुक फॉर दोज डेफिशिएंसीज. ओके, समझा. ठीक है, हम मटेरियल वीकनेस पर देते हैं ना, रिटर्न हाँ. कम्युनिकेशन करते हैं TCWG से भी. हाँ. ओके, so you have to look for the factors
These factors may include the nature of financial statement, classes of transaction, account balances, disclosure, and assertions. Cause and frequency of the exceptions detected as a result of deficiency or deficiencies in ICFR. The susceptibility of the related asset or liability to loss or fraud. The subjectivity, complexity, extent of judgment required to determine the amount involved, the interaction of relationship of the control with other control, the possible future consequences of the deficiency. So you have to look for these deficiencies कि वो deficiencies actual में आपकी किस चीज से related है, उनका उनसे कितना लॉस हो सकता है, उनकी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, ओके उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है लाइक अकरेंस की, importance of control like general monitoring controls, control over prevention and detection of fraud, control over the selection and application of significant accounting policies, control over significant account transactions. So these are some of the controls which are important to the financial reporting process, because अगर controls अच्छे होंगे तो आपकी financial reporting उतनी ही reliable बनेगी, accurate बनेगी. Okay? Yes. Any doubt? Nice. Okay, next is written representation. So written representation, so we are on the last stage of audit. So before issuing our audit report, we have to take some written representation from the management. Okay? So जो Okay. management आपको written representation देती है वो आपका एक audit evidence होकर चलता है. So it is basically the last and strong audit evidence, because यहाँ पर management आपको written में acknowledgement दे रही है अपनी duties के regarding. ठीक है, अपने claims जो जो management state करना चाह रही है regarding their reporting. Okay. ठीक है, सो ड्यूरिंग द ऑडिट और रिव्यू, आपको पता है आप ऑडिट में तो लेते ही लेते हो, रिव्यू में भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेकर चलते हैं मैनेजमेंट से. Management make many representation to auditor both orally and written in response to specific inquiries or through financial statement. Such representation are a part of audit evidence the independent auditor obtain, but they are not a substitute for application of audit procedure to afford a reasonable basis for opinion on the financial statement. Okay, it is an ऑडिट एविडेंस बट नॉट अ सब्सटीट्यूट कि आप इसको लेकर बाकी प्रोसीजर्स छोड़ दो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका ये लेना भी जरूरी है बिकॉज इट इज अ ऑल्सो एन एविडेंस. ओके, management make representation that is contradicted by other evidence, the auditor should investigate the circumstances. So we have discussed ना कि अगर management आपको claim कर रही है कि yes they have prepared their financial statement, like they have recorded all transactions, all account balances, they are exist correct period. So these are assertions that are made by management. तो एज एन ऑडिटर यू हैव टू लुक फॉर दीज असर्शन कि क्या ये असर्शंस मैनेजमेंट की करेक्ट है या नहीं है, कि कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही. जैसे हमने पढ़ा था ना, हम कंप्लीटनेस के लिए ये टेस्ट करते हैं, हम एक्यूरेसी के लिए ये टेस्ट करते हैं, हम एग्जिस्टेंस के लिए ये टेस्ट करते हैं. सो ये टेस्ट किसके लिए हो रहे हैं, हम हमारे अलग अलग असर्शंस के लिए हो रहे हैं जो मैनेजमेंट आपको क्लेम कर रही है. कि अब जब मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल्स बनाई है तो वो आपको अपनी फाइनेंशियल्स देकर क्या कह रही है आपको, कि यही ना कि उसने तो फाइनेंशियल्स देखो पूरी ठीक बनाई है, उसमें सारी चीजें मेंशन की हैं, जो जो मेंशन किया वो एग्जिस्ट भी करती हैं, वो हुई भी हैं और वैल्यू भी प्रॉपर है, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर है. ठीक है, बट एज एन ऑडिटर आपकी ड्यूटी क्या है कि ये चेक करना कि ये जो मैनेजमेंट बोल रही है रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स वो सही भी है या नहीं है. बिकॉज अगर सही नहीं है तो डेट मीन्स इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल्स क्या है, गलत है आपकी. समझ रहे हो? हाँ समझा. So written representation should obtain for all financial statement and period covered by the audit report. Suppose अगर आप क्या कर रहे हो कि 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो तो आपको 2 years के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए. ठीक है,
तो मतलब जो भी मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन देगी वो सेम पीरियड की होनी चाहिए जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो. ओके. Written representation ordinarily confirm representation explicitly or implicitly given to the auditor, indicate and document the continuing appropriateness of such representation and reduce the possibility of misunderstanding concerning the matter that are subject to the representation. So these representation are often referred to as management representation letter or the client representation letter. Okay. In connection with the audit or review presented in accordance with GAAP or financial reporting framework, specific representation should be made. So what are the representation? क्या क्या मैनेजमेंट आपको क्लेम करके चलती है? So first अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, yes. So regarding, तो ये सारा जो चीज, yes. हेलो, हाँ जी तो बोलो. मैनेजमेंट रिप्रेजेंट लेटर में ये सारी चीजें कंसिस्ट क्या क्या आएगा? हाँ, yes. So basically आपको मैनेजमेंट क्या क्या बता रही है? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो उसके रिगार्डिंग इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज एक्नॉलेजिंग कि जो उसने फाइनेंशियल्स बनाई है वो इन अकॉर्डेंस बनाई है विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, उसने कोई Okay. कोई इलीगल फ्रेमवर्क यूज नहीं किया बल्कि उसने एप्लीकेबल कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है. ठीक है, अगर कोई स्पेशल फ्रेमवर्क यूज किया है तो वो उसके रिगार्डिंग भी बताएगी आपको. नहीं बता रही तो ठीक है. इसका मतलब वो छुपा रही है आपसे. हाँ. लेकिन जो जो बता रही है बेसिकली हमारे वो क्या है, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस हैं कि जो मैनेजमेंट ने क्लेम की हैं चीजें ऑडिटर के लिए ये क्वेश्चंस हैं और ऑडिटर इसके आंसर्स ढूंढेगा कि मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क कहा है कि उसने इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाई है तो क्या बनी भी है या नहीं बनी, सही है या नहीं है, कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो मतलब बेसिक हाँ. चीज क्या है ये. तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल्स जो है वो प्रिपेयर की है, फेयरली प्रेजेंट की है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क. Management believe that financial statement or interim financial information are fairly presented in conformity with the applicable framework. So first representation is regarding the financial statement कि management ने अपनी financials को सही prepare किया है और सही present किया है. ठीक है. सेकेंड थिंग कंट्रोल्स. अब कंट्रोल्स की ड्यूटी भी मैनेजमेंट के पास है तो इट इज क्लेमिंग दैट जो भी उसने कंट्रोल्स डिजाइन किए हैं, इम्प्लीमेंटेड किए हैं वो प्रॉपर किए हैं. ठीक है, और जो भी उसके ICFR कंट्रोल्स हैं वो भी प्रॉपर है. तो मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस कि जो डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन करने का पार्ट है वो मैनेजमेंट की ड्यूटी है. ओके. सो मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज द ऑडिटर कि अगर मैनेजमेंट को कोई डेफिशिएंसीज पता है या कोई मटेरियल वीकनेस पता है तो इट हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज टू द ऑडिटर. ओके. सो मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग their duty कि yes it's our duty to prepare to design, implement and maintain internal control और हमारे internal control सही हैं. अगर नहीं है तो हमने already discussed कर दिया है, auditor से disclose कर दिया है कि जो भी deficiencies हैं या material weakness हैं. Is it clear? हाँ. नेक्स्ट फ्रॉड रिगार्डिंग. अब मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड रिगार्डिंग भी बताकर चलती है कि यस कि मैनेजमेंट के ने लाइक जो रिस्क हैं, रिस्क कौन मैनेजमेंट ने कौन कौन से रिस्क एक्सेस करके चले हुए हैं या मैनेजमेंट को फ्रॉड एक्सेस किया है या नहीं किया. ठीक है, और अगर किया है, अगर मैनेजमेंट की उसमें मैनेजमेंट की नॉलेज में कोई फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो इट हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज टू द ऑडिटर. ओके. So management has disclosed the auditor the result of assessment of risk that the financial statement or interim financial information may be materially misstated as a result of fraud. Okay. So management has disclosed the auditor. So management अपने representation letter में mention करके चलेगी कि जो भी risk access किया है management ने it has already disclosed to the auditor. और अगर मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड
रिगार्डिंग थिंग्स पता है या कोई किसी फ्रॉड कोई शक है किसी पर, सो इट हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। ठीक है, अगर वो फ्रॉड आपका मैनेजमेंट रिलेटेड है या एम्प्लॉयज रिलेटेड है या आपकी किसी और से रिलेटेड है जिसका फाइनेंशियल्स पर अफेक्ट हो सकता है, सो इट हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। Management has disclosed to the auditor its knowledge of any allegation of fraud or suspected. So अगर कोई fraud के लाइक आपके ब्लेम लगे हैं, कोई कंप्लेन हुई है कंपनी पर रिगार्डिंग दी फ्रॉड, कोई एलिगेशंस है कंपनी पर फ्रॉड के रिगार्डिंग, तो वो भी ऑडिटर को ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं मैनेजमेंट ने। Management has disclosed to the auditor all the known instances of non-compliance. So अगर कोई non-compliance पता है मैनेजमेंट को, तो वो ऑलरेडी ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है, मैनेजमेंट कब देता है ऑडिटर को? ये आपका बिफोर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, यूजुअली आपके लास्ट डेट ऑफ फील्ड वर्क की, जब ऑडिटर का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है ना, कि जब उसने पूरी टेस्टिंग कर ली है, सो यूजुअली लास्ट डेट पर लिया जाता है ये रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है। ठीक है, आप इसकी डेट भी बल्कि पूछ लेते हैं कि कब लेते हैं, तो ये लास्ट डेट होती है जनरली फील्ड वर्क की। ओके। ठीक है, या फिर सेम डेट एज द ऑडिट रिपोर्ट डेट, कि जिस दिन जो ऑडिट रिपोर्ट डेट पे डेट मेंशन होती है, वही डेट इस पे मेंशन होती है। ओके। ठीक है, ये आपने अच्छा किया पूछ लिया, क्योंकि ये आ भी सकता है एग्जाम में ऐसे। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताती है और क्या इंक्लूड करते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर में? कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो क्लेम क्या क्या मैनेजमेंट कर रही है। सो कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो कंप्लीट है। सो मैनेजमेंट हैज provided all the information to the auditor, availability and access as agreed upon the terms of the engagement, कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और जो भी एक्सेस दिया गया है, लाइक कंप्लीट दिया गया है, जो भी मींस इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग टू द ऑडिटर, दे आर कंप्लीट। ठीक है, दे आर नॉट पुटिंग एनी रेस्ट्रिक्शंस, कि अगर जो जो उन्होंने एंगेजमेंट लेटर में मेंशन किया था, दे हैव ऑलरेडी गिवन टू द ऑडिटर। Completeness and availability of minutes of stockholder, director, committees of director, communication from regulatory agency concerning non-compliance with or deficiencies in financial reporting practices, absence of unrecorded transactions. Okay, so this is regarding the completeness, कि जो जो information provide की गई है वो complete है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिगार्डिंग क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है, कि जो मैनेजमेंट ने effect of any uncorrected financial statement misstatement aggregated by the auditor during the current engagement pertaining to the latest period presented are immaterial both individually and in aggregate to the financial statement as a whole. So जो जो आपकी misstatement मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी, so management is acknowledging them कि yes they have not corrected it because क्योंकि उनका अमाउंट इतना इमटेरियल है कि वो आपकी फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? वेदर मैनेजमेंट बिलीव दैट सिग्निफिकेंट assumption used by in making estimate। अब एस्टिमेट के रिगार्डिंग कि जो भी उसने एस्टिमेट्स यूज किए हैं उस एस्टिमेट्स में assumptions आपकी प्रॉपर है। प्लान्स और इंटेंशन डेट में अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ असेट और लायबिलिटीज, कि अगर मैनेजमेंट को कुछ लग रहा है कि जो असेट की वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, सो दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंफॉर्मेशन डेट द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिगार्डिंग, आपको बताया था रिलेटेड पार्टी रिगार्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन लेकर चलते हो, आप लिटिगेशन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन लेते हो, तो ये सारी चीजें आपकी रिप्रेजेंटेशन लेटर में मेंशन रहती हैं। गारंटीज वेदर रिटन और ओरल, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, वायलेशन, कि अगर कोई वायलेशन हुई है, ठीक है, कोई उसके डिस्क्लोजर्स देने हैं, तो दे हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज देम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था ना कंटिंजेंसी रिगार्डिंग, हाँ, कि मैनेजमेंट को जो जो पता है दे हैव ऑलरेडी अक्रूड इट
or they have already disclosed in their financial statement. एज एन ऑडिटर आप चेक करते हो कि यस कि क्या मैनेजमेंट ने वो अक्रूड या डिस्क्लोज किए हैं अपनी फाइनेंशियल्स में या नहीं किए. समझा. Okay. Satisfactory title to asset liens or encumbrances on asset pledged as a collateral. Compliance with aspect of contractual agreement that may affect the financial statement. So अगर कोई contractual agreements हैं, ठीक है, उस पर कुछ भी compliance requirement है तो they have complied with those requirements. Information concerning subsequent event. तो अगर आपकी कोई subsequent event है, subsequent event का क्या मतलब है, जो after the balance sheet date हुआ है जो event. So आपके subsequent events after the balance sheet date होते हैं, उन्हें बोलते हैं. लेकिन अगर उनकी कंडीशन आपकी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोजर देकर चलना होता है, या अक्रूड चाहिए तो अक्रूड करके चलना होता है. सो रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट जब ऑडिटर टेस्टिंग करता है तो उस केस में भी आपका रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि ये जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड कर रखे हैं. ठीक है, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड इवेंट है तो वो डिस्क्लोज कर रखे हैं अपनी फाइनेंशियल्स में. ओके. Yes. The auditor may request additional representation. So if you want some additional representation from management, you can also take those representation. जैसे आपको कोई entities, business और industries related कोई matter specific आपको representation चाहिए, कोई assertion regarding चाहिए, कोई side agreement और other arrangement regarding चाहिए, तो you can take from management. Management representation may be limited to matters that are considered either individually or collectively material to the financial statement, provided management and auditor have reached an understanding of materiality for this purpose. So materiality may be different for different representations. So if necessary, a discussion of materiality may be included in the representation letter. So you need to take representation for those amount which are actually material. Okay. Materiality consideration does not apply to those representation that are not directly related to amount included in the financial statement, such as management acknowledgement of its responsibility for availability of financial records. So it is obvious कि आप materiality level किसके लिए check करोगे, जो आपकी जो भी transactions है या accounts है उसके regarding आपकी मटीरियलिटी इसलिए तो कंसीडर नहीं होगी कि जो मैनेजमेंट आपको रिकॉर्ड दे रही है कि वो सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड देगी कि जो अमाउंट बड़े हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. नहीं. तो मटीरियलिटी सिर्फ आपकी मतलब इन चीजों पे अप्लाई नहीं होती कि जो भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है कि दे आर सेइंग दैट ये तो मटेरियल नहीं है और मैं इसका रिकॉर्ड क्यों दूं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हाँ. So management representation should be addressed to the auditor and should be dated the date of auditor's report. तो आपकी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर का एड्रेस और ऑडिट रिपोर्ट की डेट मेंशन होकर चलती है. जैसे ऑडिटर का रिपोर्ट इशू होता है, जैसे ऑडिटर को एड्रेस करती है आपकी क्या आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर के लिए होता है ना. मीन्स आपकी एड्रेस्ड कौन होता है, ऑडिटर. ओके. Means it is given by your management to the auditor. And ठीक है. आपकी जो डेट है वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है उस पर. मतलब ये इशू इसे पब्लिकली इशू नहीं करते फॉर इशू अ कंपनी. नहीं, ये तो ऑडिटर को देंगे ना. हाँ हाँ. ओके. इस पे साइन होंगे आपकी मैनेजमेंट के विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मैटर whom the auditor believe are responsible for and knowledgeable about the matter covered by the representation. Such member of management normally include
आपकी उस पे सीईओ के साइन हो सकते हैं, सीएफओ के हो सकते हैं, मतलब जो भी आपकी टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है उनके साइन। डायरेक्टर साइन कर सकते हैं? क्या? डायरेक्टर साइन कर सकते हैं? डायरेक्टर्स, देखो, क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है तो बेसिकली साइंड बाय द मैनेजमेंट ओनली, ठीक। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता प्रिपरेशन में, उनकी ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंगेजमेंट लेटर में वो कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं। ठीक है। इफ करंट मैनेजमेंट वॉज नॉट प्रेजेंट, हाँ। if current management was not present during all period covered by auditor's report, the auditor should nevertheless obtain representation from current management on all such period. The auditor may also want representation from other individual, like representation that the board minutes are complete might warrant representation from the person responsible for keeping the minute. अच्छा, अगर आपकी करंट मैनेजमेंट, मतलब आपकी मैनेजमेंट सपोज करो चेंज हुई है, तो वो साल में सिर्फ 3 मंथ्स के लिए अभी आई है वो, और पहले 9 मंथ्स के लिए कोई और मैनेजमेंट थी, तो उस केस में आप वो न्यू मैनेजमेंट से आप पूरे पीरियड की रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते, बिकॉज उन्होंने पूरे पीरियड में नहीं काम किया। ऑल्सो अगर आपको कोई किसी पर्सन स्पेसिफिक से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेक दोज रिप्रेजेंटेशन। Predecessor auditor is requested by formal client to reissue the report on prior period financial statement. ठीक है, ये हम रिपोर्ट्स में भी पढ़ेंगे कि जब आपकी क्या होती है, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप करंट ईयर की ऑडिट कर रहे हो और आपको प्रीवियस ईयर की उसमें कोई प्रॉब्लम दिखी कि जिसका करंट ईयर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल्स में, और आप चाहते हो कि आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रीडेसर ऑडिटर उस ऑडिट रिपोर्ट को री इशू करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपकी प्रीडेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकती है, और अगर प्रीडेसर ऑडिटर उस ऑडिट रिपोर्ट को री इशू करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस केस में आपकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, मैनेजमेंट से भी, ऑडिटर से भी, सक्सेसर ऑडिटर से भी। ठीक है, तो ये उसकी रिगार्डिंग है कि आपको एक अपडेटिंग रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए होता है मैनेजमेंट से। ऑल्सो यू कैन टेक फ्रॉम द ऑडिटर, ऑल्सो सक्सेसर ऑडिटर। और ठीक है, अगर बट मैनेज वो ये सक्सेसर ऑडिटर ने अगर बोला प्रीवियस ऑडिटर को कि ये चेंज करने, तो उसे करना ही प्रीवियस पड़ेगा? ऑडिटर को सक्सेसर ऑडिटर नहीं बोलेगा, पहली बात। सक्सेसर ऑडिटर सिर्फ मैनेजमेंट को बताएगा। अब वो हाँ। मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रीडेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करती है या नहीं, और कम्युनिकेट करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट दोबारा री इशू करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। लेकिन अगर री इशू होती है तो प्रीडेसर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिप्रेजेंटेशन दोबारा ले, किससे, मैनेजमेंट से। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर देने से मना कर देती है, चाहे आप करंट ईयर की कर रहे हो या प्रीवियस ईयर की री इशू करना चाहते हो, तो this is clearly a scope limitation that is sufficient to preclude an unmodified opinion and is ordinarily sufficient to cause the auditor to disclaim an opinion or withdraw from the engagement. So अगर आपकी ऑडिट आपने पूरी कर ली लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेटर ही नहीं मिला, उस केस में आप अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने से मना कर सकते हो। दूसरी चीज, आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हो या इवन विड्रॉ भी कर सकते हो एंगेजमेंट से। ओके। ठीक है, however based on nature of representation not obtained or the circumstances of the refusal, और ऐसा हो कि आपको कुछ चीजों की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, सो इट विल डिपेंड कि वो रिप्रेजेंटेशन किन चीजों की और उसका क्या इफेक्ट है। सो ऑडिटर में कंक्लूड दैट अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। तो अगर आपको लग रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन देने से काम चल जाएगा तो आप क्वालिफाइड भी दे सकते हो। ठीक है। If the auditor is precluded from performing procedure considered necessary to the circumstances, even though the management has given representation concerning the matter,
This is a scope limitation and auditor should issue a qualified or disclaim an opinion on the financial statement. Okay, so अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रही है लेकिन आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करने दे रही उसके रिगार्डिंग, उस वो भी आपकी एक स्कोप लिमिटेशन है और उसमें भी आप अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हो. ओके. ओके. हाँ. ओके, सो रिव्यू के रिगार्डिंग आपकी सेम ही रहेंगी. रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो आप मैनेजमेंट से रिव्यू में भी. ठीक है, रिव्यू में भी सेम मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्यूटी एक्नॉलेज करती है, इंटरनल कंट्रोल्स की. आपकी कोई फ्रॉड रिलेटेड चीजें हैं, कोई रिकॉर्ड्स जो दे रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, कोई नॉन कॉम्प्लाइंस रिलेटेड मैनेजमेंट को पता है चीजें, तो वो उसके रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट देती है. कोई एस्टिमेट्स हो गए आपके, सो आपकी रिव्यू एंगेजमेंट में भी सेम ही आएगा. लिटिगेशंस हो गई आपकी, अजम्पशंस हो गई, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो गई, आपकी गोइंग कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्लोजर हो गया, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया. ठीक है, मैनेजमेंट डिस्क्लोज्ड ऑल नोन मैटर कंटेनिंग द सब्जेक्ट मैटर assertion and any communication from regulatory agencies. So in case of review engagement, you can also take the representation letter from the management. Okay. हाँ. If management does not provide, again, accountant should get oral responses from the responsible party. If the accountant conclude that there is cause no doubt management integrity, such that written or oral representation are not reliable, so he can discuss the matter with the management and TCWG, and after said discussion the auditor continue to doubt management integrity. Okay, so अगर representation नहीं लेता, लेटर नहीं मिलता, तो उस केस में यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. अब यहाँ आपके डिफरेंट कंक्लूजन्स तो होते नहीं रिव्यू में, तो आप विड्रॉ कर सकते हो. Accountant is concerned with event occurring during the date of report that may require adjustment or to disclosure in the financial statement. The management representation should be made as of the date of the accountant review report. The management representation letter should be signed by those member of management whom the accountant believe are responsible for and knowledgeable about the matter. So as I told you, कि management representation should be signed by the management, normally CEO or CFO. समझा. So if you are performing attestation standard, attestation engagement, so attestation engagement में आप चाहे examination कर रहे हो, चाहे review कर रहे हो, चाहे agreed upon procedures कर रहे हो, उस केस में भी आप क्या करते हो, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेकर चलते हो अपनी रिस्पॉन्सिबल पार्टी से या आपकी जो एंगेजिंग पार्टी है उससे. ठीक है, हम और ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि आप रिटर्न असर्शन किससे लेकर चलते हो. आप या तो असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन में लेते हो या रिव्यू में लेते हो. ठीक है, इन दोनों केसेस में मैंडेटरी है रिटर्न असर्शन लेने. लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हो तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है आपका रिटर्न असर्शन. सो रिटर्न असर्शन इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, कि जिसमें आपको सामने वाली पार्टी, अब क्योंकि अब आपकी फाइनेंशियल्स तो है नहीं, सिर्फ आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, तो सामने वाली पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी बेसिकली जिसने वो सब्जेक्ट मैटर बनाया है, वो आपको रिटर्न में असर्शन दे रही है, रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट दे रही है कि वो सब्जेक्ट मैटर उसने बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया बनाया है, और वो सब्जेक्ट मैटर मतलब सही है या नहीं है, या उसने जो भी सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट किया है वो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर इवेल्युएट किया है. तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो उसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न असर्शन देकर चलती है. ओके. क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हाँ. आपकी पूरी फाइनेंशियल्स नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है. हो सकता है कि वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स हो, सिर्फ आपकी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो किसी चीज की, तो सिर्फ उसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न में असर्शन चाहिए. वो भी किस केस में, या तो आपकी क्या होगी, असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा या रिव्यू होगा, उस केस में चाहिए आपको. तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हम कौन से एंगेजमेंट में नहीं लेंगे? कंपाइलेशन हो गया और हाँ, कंपाइलेशन प्रिपरेशन हो गया फाइनेंशियल्स का, उस केस में आपकी नीड नहीं है रिप्रेजेंटेशन लेटर की.
ओके। A written representation should be obtained in a review and examination. The accountant should not accept the representation. For material representation, accountant should make sure that they are reasonable and consistent with the other information. Okay. Matter covered may include. अब आपके नहीं subject नहीं, मुझे matter क्या लास्ट पैराग्राफ समझा नहीं। है? अकाउंटेंट शुड नॉट जस्ट एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेशन। Okay, your duty is not just to accept the info, like सिर्फ representation दे दिया और you are accepting. You have to look ना कि वो representation अच्छा आपका वैसा। consistent भी है या नहीं है कि जो उसमें claims दिए गए हैं कि अगर वो ओके अधूरा है तो फिर फिर वो representation proper नहीं हुआ ना। ओके समझा। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक चीजें बात करूं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या देगी कि सब्जेक्ट मैटर आपने जो भी अप्लीकेबल क्राइटेरिया है उस पे बेस्ड है या नहीं है और जो इवेल्युएट किया है आपने सब्जेक्ट मैटर वो किस क्राइटेरिया पे किया है। Subject statement that involve matter contradicting the subject matter or assertion affecting the subject matter have already been disclosed to the accountant. जैसे अब आपकी फाइनेंशियल्स थी, फाइनेंशियल इस प्रिंसिपल पर बेस आपकी फाइनेंशियल्स जो है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल बनाई गई है। ऐसे सब्जेक्ट मैटर आपका बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया बनाया गया। अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो तो उसे इवेल्युएट इस बेसिस पर किया गया है। सेकेंड थिंग कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग कोई चीजें पता है मैनेजमेंट को कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन कोई चीज जो अफेक्ट कर सकती है सब्जेक्ट मैटर को तो वो ऑलरेडी ऑडिटर की नॉलेज में डाल दिया गया है कि ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है। ऑडिटर नहीं, बेसिकली अकाउंटेंट हियर। हाँ। ठीक है। असर्शन अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑन सिलेक्टेड क्राइटेरिया जो भी मतलब सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग चीजें हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्नॉलेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्जेक्ट मैटर एंड दी असर्शन। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग आपको एक्नॉलेजमेंट दे रही है मैनेजमेंट, आपकी असर्शन रिगार्डिंग कि अगर वो सब्जेक्ट मैटर किस असर्शन पर बेस्ड है। Acknowledgement acknowledging responsibility for selecting criteria, statement acknowledging responsibility for determining that criteria are appropriate, statement that all record and information relevant to subject matter of assertion have been provided, a statement that material non event subsequent to the period कि अगर कोई ऐसे इवेंट हुआ जो सब्जेक्ट मैटर को अफेक्ट कर सकते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी है मैनेजमेंट। कोई डिफिशियंसीज पता है जो आपकी वो भी डिस्क्लोज कर दी गई है। कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर है तो उसका इफेक्ट इमटेरियल है, that is acknowledged by the management. A statement that significant assumptions अगर कोई assumptions यूज की गई है तो वो assumptions आपकी करेक्ट है, रीजनेबल है। Acknowledge responsibility for the responsible party assertion and disclosure if applicable. So अगर वो responsible party regarding कोई assertions या disclosure है तो उसके regarding आपकी acknowledgement दे सकती है आपकी पार्टी। तो ये सारी आपकी सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक होगी मेनली। वो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी जो अब ऑडिट में पढ़ी हमने। ओके। हाँ। सो अच्छा, कभी कभी आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एंगेजिंग पार्टी सेम नहीं होती। So if the client is not responsible party, the accountant should obtain representation letter from the client. The written representation should address all matter listed in the section this and any other matter the accountant deem appropriate. So अगर आपकी engaging party और responsible party same नहीं है तो आपको engaging party से representation लेना पड़ेगा। आप ये एग्जांपल दे सकते हो रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एंगेजिंग पार्टी का? देखो, एंगेजिंग पार्टी क्या है जिसने उस अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है। ओके हाँ। मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है होती है बेसिकली जिसने वो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया है। सो सपोज करो कि कंपनी बैंक के पास गई कि अपनी फाइनेंशियल कोई इंफॉर्मेशन लेकर और उससे लोन मांग रही है। हाँ। ठीक है, फाइनेंशियल्स दिखाकर। फाइनेंशियल्स भी नहीं, मान लो फाइनेंशियल कोई मतलब छोटी सी कोई इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर वो कुछ लोन मांगना चाह रही है, कुछ और कोई भी मतलब वर्क करवाना चाह रही है। तो अब बैंक क्या कर सकता है,
बैंक एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकता है कि आप ये इंफॉर्मेशन चेक करके बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं है। हाँ। तो समझ रहे हो, यहाँ पर अब आपकी एंगेजिंग पार्टी कौन सी हुई, जिसने उस अकाउंटेंट को अपॉइंट किया? बैंक हुआ। बैंक। हाँ। और जबकि वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किसने कर रखी है आपकी? किसी कंपनी ने प्रिपेयर कर रखी है जो बैंक के पास गया है, हाँ। तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहलाएगी आपकी। ओके। तो ये होते हैं कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबल और एंगेजिंग पार्टी अलग अलग है। अब ऐसी दूसरा सिनेरियो लो कि आपके पास वही कंपनी सीधा डायरेक्ट अकाउंटेंट के पास जा रही है और बोल रही है कि मेरी फाइनेंशियल्स हैं, चेक कर दो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर हाँ। क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबल और एंगेजिंग पार्टी दोनों सेम है। ठीक है। ठीक है। तो अगर सेम है तो फिर मतलब सेम ही पार्टी से आप रिप्रेजेंटेशन लोगे। हाँ। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप एंगेजिंग पार्टी से भी रिप्रेजेंटेशन लोगे। ओके। The standard do not require accountant to obtain representation in agreed upon procedure. I already mentioned you कि agreed upon procedures में हम नहीं लेते, लेकिन अगर compliance related है तो you can take the representation. डेट आपकी अगेन यहाँ पर अटेस्ट रिपोर्ट की डेट होनी चाहिए और आपका पीरियड जो भी सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग पीरियड है वो कवर होना चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन लेटर में। अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी who is not the client refuses to provide written representation letter in an examination, the accountant should be obtain satisfactory or all responses from the responsible party and issue a restricted use report. So in case अगर आपकी responsible party और एंगेजिंग पार्टी अलग अलग है और आपकी हाँ। रिस्पॉन्सिबल पार्टी आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दे रही, सो उस केस में यू कैन ऑब्टेन सम रिस्पॉन्सेज कि क्या रीजन हो सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी आपको क्यों नहीं देना चाह रही रिप्रेजेंटेशन लेटर। ऑल्सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द रिपोर्ट, कि अब वो रिपोर्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि ये रिपोर्ट जो है हर एक पर्सन के लिए नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर लाइक जो भी आपकी मेंशन करना चाहते हो कि सिर्फ इन लोगों के लिए ही यूज में है, कि बाकी अगर कोई इस पे रिलाय करता है तो वो मतलब अपने बेसिस पर करे कि उन्हें रिलाय करने की जरूरत नहीं है इस रिपोर्ट पे। सो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो आप यूज उस रिपोर्ट का। ठीक है। अदरवाइज अ क्वालिफाइड ओपिनियन और अ डिस्क्लेमर और विड्रॉल भी दे सकते हो आप। क्लियर? हाँ। So if the client or responsible party refuses to furnish appropriate written representation in a review, a scope limitation exists that would require the accountant to withdraw from the review engagement. So अगर client या responsible party refuses to furnish appropriate written representation, तो अगर आपको written representation नहीं दे रही properly, so you can also withdraw from the review engagement. Okay? हाँ। इन केस ऑफ रिव्यू आप सीधा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो और उस केस में आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, द अकाउंटेंट में डू इधर ऑफ द फॉलोइंग। You can disclose the inability to obtain such representation in agreed upon procedure report. तो आप अपनी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन कर सकते हो, या तो कि yes you have this management has not given you given the representation, और आप क्या कर सकते हो, you can withdraw which is required if agreed upon procedure are related to compliance, because compliance में आपकी written representation जरूरी है, तो उस केस में आप डायरेक्टली withdraw कर सकते हो अगर नहीं मिलती। और चेंज टू अनदर फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की बजाय कोई और फिर आपको एंगेजमेंट बोल दी करने के लिए, तो वो चेंज कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? हाँ, आ गया। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज सारी एक्नॉलेज करके दे रही है रिटर्न में आपको। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस पे क्या क्या मेंशन हो रहते हैं, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कौन किसको देता है, उस पे क्या डेट मेंशन होती है, कौन से पीरियड मेंशन होते हैं। तो ये सारी चीजें आप
माइंड में रख के चलना, यस। ठीक है। हाँ। और किस केस में ऑडिटर, अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको नहीं मिलता तो उस केस में आप विड्रॉ भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ स्कोप लिमिटेशन। आप हाँ। डिस्क्लेमर भी दे सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिल रहा, कुछ चीजों की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही मैनेजमेंट, या व्हाट इज द रीजन। ओके। ओके। हाँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया सब्सिक्वेंट इवेंट रिगार्डिंग, और सब्सिक्वेंट डिस्कवर्ड फैक्ट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में अभी बता देती हूँ, बाकी इसके प्रोसीजर्स हम कल पढ़ लेंगे। ओके। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है कि वो इवेंट या ट्रांजैक्शन जो आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, बट हाँ। बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर की रिपोर्ट इशू होगी, उसके बाद कुछ भी होगा तो उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं ऑडिटर की। हाँ। लेकिन अगर आपकी कुछ इवेंट ऐसे हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं, ठीक है, जैसे आपकी जैन में कोई इवेंट हो गए, फैब में हो गए, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल में इशू होने वाली है, तो इस हाँ। बीच में अगर कोई इवेंट हो गया उसे बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट को ऑडिटर कैसे लाइक फाइंड करता है और क्या चीज उसके रिगार्डिंग चेक करता है। तो अंडर द गैप आपका क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड, एक होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कि जिन सब्सिक्वेंट इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, जिन सब्सिक्वेंट इवेंट की डेट बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो ओके। उन सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसे अब आपका जैन में कोई इवेंट हो गया, मतलब कोई लॉस हो गया कंपनी को या कुछ भी हुआ, और जिसकी कंडीशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, मान लो कंपनी को कोई लॉस हुआ, वो लॉस किसी लिटिगेशन से हुआ और वो लिटिगेशन पहले से ही चल रहा था, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल्स में एडजस्टमेंट करनी होती है मैनेजमेंट को। मतलब वो लॉस फिर उस उसी ईयर की फाइनेंशियल्स में दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे दिसंबर 31 तक की फाइनेंशियल्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, चाहे वो बाद में हुआ है। तो ये होते हैं एडजस्टमेंट टाइप्स इवेंट, कि जिनकी एडजस्टमेंट चाहिए फाइनेंशियल्स में, डिस्क्लोजर तो चाहिए, एडजस्टमेंट भी चाहिए। एक होते हैं आपके अनरिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट, कि जिसकी बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, कि जैसे आपने कोई फैब में कोई बिजनेस अपना सेल परचेज कर लिया, कोई बॉन्ड सेल कर दिए, तो इनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये इसके लिए आपको लेकिन डिस्क्लोजर देना होता है अपनी फाइनेंशियल्स में। नहीं समझा। अच्छा, अब कंपनी ने बॉन्ड सेल कर दिए हाँ। फैब में, तो इसकी बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि ये तो बाद हाँ। में सेल हुआ है, तो इस पे पहले से तो कुछ भी रिलेशन नहीं है इसका। या कोई बिजनेस बेच दिया, खरीद लिया, तो अगर बैलेंस शीट डेट पे इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हुआ हाँ। फैब में ही तो है, नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो आप उसको क्यों करोगे ईयर 1 में एडजस्ट। बराबर। एडजस्टमेंट तभी चाहिए जब आपकी वो ईयर 1 में कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तभी हाँ। आप से एडजस्टमेंट करोगे। लेकिन अगर वो आपकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस केस में आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देकर चलना होता है सब्सिक्वेंट इवेंट का, कि ठीक है ये आपका फैब में इवेंट हुआ है, तो आप फाइनेंशियल्स पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो हाँ। आपके सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, और उसमें दो तरह के होते हैं, एक की एडजस्टमेंट जिनकी चाहिए होती है, सेकंड जिसे डिस्क्लोजर सिर्फ देना होता है। समझा। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या चेक करते हैं कि आपकी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो नहीं है तो फिर क्या मैनेजमेंट ने उसकी एडजस्टमेंट करी है, और या डिस्क्लोजर चाहिए तो क्या डिस्क्लोजर दे रखे हैं या नहीं दे रखे। ओके। ठीक है, द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इवेंट दैट वुड नॉट नॉर्मली बी कंसीडर्ड सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा,
जैसे प्रोडक्ट चेंजेस, चेंजेस इन मैनेजमेंट, लॉस ऑफ कस्टमर, स्ट्राइक, प्रॉक्सी फाइट्स, ये आपकी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होते, ध्यान रखना। हाँ। सीपीए, यस, नहीं आपने बोला ना ध्यान रखना तो वाला यस। okay. The CPA is required to perform some detailed audit procedure after the balance sheet date. Such procedure may reveal subsequent event. तो आपकी सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे पता चल सकते हैं? कट ऑफ प्रोसीजर से। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स अगर आपकी हुई है नियर द ईयर एंड के आसपास, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो कि क्या वो ट्रांजेक्शन्स आपकी कुछ उनसे तो रिलेटेड नहीं है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो। इवेल्युएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट, like subsequent collection of receivables. You can perform the following procedure also, like आप interim financials को review करके देख सकते हो, minutes of meeting, legal counsel, observe event in subsequent periods, scan record or for unusual transaction, obtain written representation from management, inquire management. तो जो भी आपको इवेंट्स चेक करने हैं, आप उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग कर सकते हो, कि जैसे आप इंक्वायरी करके देख सकते हो, आप फाइनेंशियल्स रिव्यू करके देख सकते हो, आप ईयर एंड के बाद वाली ट्रांजैक्शंस कुछ चेक करके देख सकते हो कि वो ट्रांजैक्शंस आपकी मतलब जो सब्सिक्वेंट इवेंट रिगार्डिंग तो नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, ये मैं आपको कल कराऊंगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट कि अगर आपको कुछ मिलता है तो उसके केस में आप क्या क्या करते हो। ओके। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, नो ठीक है, डाउट। फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एक ओके। बार रिवाइज कर लेना यहाँ तक, ठीक है। हाँ, थैंक यू, बाय। बाय।